हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं करियर ऑप्शंस इन बायोलॉजी, जो कि है इसका पार्ट 2 लैब असिस्टेंट। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया हुआ था माइक्रोबायोलॉजिस्ट के बारे में, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, वो भी मेरे इसी चैनल पे अपलोडेड है। तो आगे बढ़ते हैं इसके कंटेंट की तरफ। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लैब असिस्टेंट का ब्रीफली इंट्रोडक्शन, हाउ टू बिकेम अ लैब असिस्टेंट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए होती हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं लैब में, एज अ लैब असिस्टेंट्स कौन कौन सी स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं या फिर कहाँ कहाँ पर ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं लैब असिस्टेंट को, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, वर्क इन्वायरमेंट कैसा होता है और उसके बाद उन्हें कितने पैसे मिलते हैं एज अ सैलरी। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम एक उसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो लैब असिस्टेंट आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ द मेडिकल साइंस इंडस्ट्री। वी ऑल नो दैट लैब असिस्टेंट के बिना एक लैब को वर्क कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। और वर्किंग इन दिस रोल यू हेल्प, जो लैब असिस्टेंट होते हैं वो जब इस फील्ड में वर्क करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो साइंटिस्ट की हेल्प करते हैं, रिसर्चर्स की हेल्प करते हैं और दूसरे प्रोफेशनल लैब टेक्नीशियंस की भी हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, सैंपल्स कलेक्ट करते हैं और उसके बाद जो लैब्स होती हैं उनको सेफली और इफेक्टिवली रन करवाते हैं, ठीक है। ये काम होता है लैब टेक्नीशियंस का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हाउ टू बिकेम अ लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट बनने के लिए क्या पाथ होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है कंप्लीट योर हायर स्कूल एजुकेशन। सबसे पहले आपका जो भी 12th है वो कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट्स है वो केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर मैथ्स होने चाहिए, जिससे आपने अपनी 12th को पास किया है, ठीक है। उसके बाद है अर्न एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको यूजी करना होगा, ठीक है, जिसमें जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, वो मैथ्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, बायोलॉजी हो सकता है। तो इससे क्या होगा, आप इन फील्ड्स की जो भी लेबोरेटरीज हैं आप वहाँ पर आसानी से वर्क कर पाएंगे, ठीक है। इनफैक्ट अंडर ग्रेजुएशन के टाइम पे जो टीचिंग स्टाफ होता है, जो भी आप कॉलेज चूज़ कर रहे हैं वहाँ का, वो भी आपको हेल्प करता है कि कैसे जो है डिपार्टमेंट्स में या लैब्स में कैसे काम होता है, ठीक है। उसके बाद है आपका गेन एक्सपीरियंस थ्रू एन इंटर्नशिप। जब आप अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री कर रहे होंगे तो उसके मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट ईयर्स में ऐसे जो वर्क्स होते हैं यानी इंटर्नशिप के जो काम होते हैं वो आपको करने होते हैं, जिसमें जो टाइमिंग होता है वो 6 मंथ भी हो सकता है, 2 मंथ भी हो सकता है, 4 मंथ भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी आपको कितना टाइम दे रही है इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। फिर जैसे ही आपकी इंटर्नशिप भी हो जाएगी, आपका अंडर ग्रेजुएशन हो जाएगा, उसके साथ साथ आपकी इंटर्नशिप हो जाएगी, उसके बाद क्या करेंगे आप, अप्लाई फॉर जॉब्स, ठीक है। तो जो इंटर्नशिप होती है उसमें आपको मिलता है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। आपने जिस भी यूनिवर्सिटी के किसी भी लैब में काम किया होता है वो आपको सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती हैं। तो जब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे तो आप अपने रिज्यूमे में वो सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं कि आपने कौन से लैब्स में कितने टाइम के लिए काम किया है, आपको क्या क्या आता है, आपकी स्किल्स क्या हैं, ये सब डिपेंड करेगा आपके रिज्यूमे में, ठीक है। ये आपके रिज्यूमे में ऐड होना चाहिए, जिससे डिपेंड करेगा कि कौन सी लैब आपको काम देना चाहती है, ठीक है। इट्स नॉट टू डिफ़िकल्ट, बट आपके जो स्किल्स होंगे वो आपके रिज्यूमे में ऐड होने चाहिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। द नेक्स्ट वन इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि बीएससी वगैरह होना चाहिए, ठीक है। बोथ बीएससी एंड डिप्लोमा इन एमएलटी टेस्ट। एमएलटी का मतलब होता है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये स्टूडेंट्स का टेस्ट लेते हैं, इंटरनल टेस्ट लेते हैं, प्रैक्टिकल सेशंस लेते हैं, स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, ठीक है। लैबोरेटरी मैनेजमेंट्स और लैब्स के जो भी एथिक्स होते हैं वो उन्हें सिखाए जाते हैं, ठीक है। मोस्ट इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर दैट यू पिक द साइंस स्ट्रीम इन हाई स्कूल। और जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स को ज़्यादा लेना चाहते हैं, बिकॉज उनको हल्की फुल्की सी लैब्स की जो नॉलेज होती है वो हमें स्कूल से मिल जाती है, क्योंकि जब हम स्कूल में होते हैं तो भी हमें बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स वर्क होते हैं जो हमें कहाँ करने होते हैं, लैब में करने होते हैं। तो साइंस स्टूडेंट के लिए ये थोड़ा सा क्या होता है, ईजी होता है, ठीक है। जिसमें जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए वो उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री इंक्लूडेड होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने 12th की है और आप साइंस स्ट्रीम के हैं तो 2 स्ट्रीम्स हो सकती हैं, एक हो सकता है पीसीएम और दूसरा हो सकता है पीसीबी, और दोनों में केमिस्ट्री कॉमन होता है, एक में बायोलॉजी होता है, ठीक है। तो अगर आप पीसीबी के हैं तो ये और भी ज़्यादा
अच्छी चीज़ है, ठीक है। बोथ BSc एंड डिप्लोमा इन MLT कवर सब्जेक्ट्स रिलेवेंट टू अ लैब असिस्टेंट्स ड्यूटी इंक्लूडिंग। अब जो लैब असिस्टेंट होते हैं, अगर आपने BSc और डिप्लोमा किया हुआ है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से, तो आपको जो है ड्यूटीज़ दी जा सकती हैं ब्लड बैंकिंग में, माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में, पैथोलॉजी लैब्स में और बायोकेमिस्ट्री लैब में, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो है वो केमिस्ट्री मेंशन था, बिकॉज आपको ऐसी लैब्स में भी ड्यूटीज़ दी जा सकती हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके अलावा क्या है, सम एम्प्लॉयर्स में प्रेफर द 3-year बैचलर्स डिग्री ओवर द 2-year डिप्लोमा, जिसमें जो कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उन्हें 3 years की BSc डिग्री चाहिए होती है, ना कि 2 years का डिप्लोमा, ठीक है। दिस अंडर ग्रेजुएट डिग्री कवर्स द फॉलोइंग टॉपिक्स, और इस जो UG की डिग्री है उसके अंदर ट्रीटमेंट्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट सिम्टम्स, डायग्नोसिस और प्रिवेंशंस भी आते हैं, ठीक है। सम यूनिवर्सिटीज रैंक स्टूडेंट्स अवेटिंग एडमिशन बेस्ड ऑन देयर प्रायर एजुकेशनल परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट काउंसलिंग विथ प्रायोरिटी गिवन इन ऑर्डर ऑफ योर रैंक। Based on this, you may be admitted into the university or an affiliated institution. Some other universities and colleges may conduct their entrance examinations, and their entrance counseling may be based on your performance on the exams, ठीक है। तो आपको जो है एडमिशन या फिर समझ लीजिए जॉब ऐसे भी मिल सकती है कि आपके BSc में कितने मार्क्स रहे होंगे उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसके हिसाब से आप वो यूनिवर्सिटी चूज़ करेगी उन्होंने क्या कट ऑफ दिया है आपके BSc परसेंटेज पे, ठीक है। ऐसे ये बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके अलावा अगर कोई हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटीज़ हैं तो वो अपना खुद का पर्टिकुलर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है। आपको वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो उसकी मेरिट लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद फिर वो डिसाइड करेंगे कि आपने उनके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म किया है, देन दे विल सेलेक्ट यू, ठीक है। तो ये ऐसी प्रोसेस भी जो है वो इसमें होती हैं। आगे चलते हैं। सर्टिफिकेशन लैब प्रोग्राम्स इन लैब, ओके। दिस प्रोग्राम में टेक एनीवेयर फ्रॉम 6 months to 2 years and also requires that you complete your school education up to class 12th before you enroll in this course। तो जो लैब असिस्टेंट का कोर्स होता है उसमें इनरोल होने से पहले आपको आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। इसमें जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जिसमें एंट्रेंस एग्जाम्स रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। जो एडमिशन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मेरिट के बेस पे होते हैं, या फिर आपके 12th के जो एग्जाम्स आपने दिए हैं उसमें आपके कितने मार्क्स हैं ये उसके बेस पे होते हैं, ठीक है। जिसमें जो आपके HSC एग्जाम्स है उसमें आपका कितना स्कोर होना चाहिए, 50% स्कोर होना चाहिए, ठीक है। तभी आपको क्या होता है, तभी आपको डिप्लोमा में या फिर UG में एडमिशन अच्छे से मिल सकता है, ठीक है। तो ये वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जब आप लैब असिस्टेंट का कोर्स करते हैं तो इन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से प्रोग्राम्स कवर्ड होते हैं, यानी हम अभी प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि लैब्स में कौन कौन से सर्टिफिकेशन प्रोग्राम होते हैं। तो उसमें आपको इक्विपमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स ये दिया जाता है, अप्रोप्रिएट सेफ्टी एंड डिस्पोजल प्रोसीजर्स, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग स्किल्स, ठीक है। ये सारे इस पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में दिए जाते हैं, जिसमें आपको ये पहले तो ये बताया जाता है कि इक्विपमेंट ट्रेनिंग, सबसे पहले लैब्स में जितने भी इक्विपमेंट होते हैं उसका एक ब्रीफ दिया जाता है, आपको समझाया जाता है कि उसकी वर्किंग कैसे होगी, ठीक है, उसे हैंडल कैसे करेंगे। उसके बाद लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स यानी जो भी लैब्स में इक्विपमेंट्स आएंगे उसका स्टोरेज कैसे होगा, ठीक है, पूरी सेफ्टी के साथ वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कैसे होंगे, एक्सपेरिमेंट होने के बाद जो भी रेसिड्यू होगा उसका डिस्पोजल प्रोसेस कैसे होगा, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग स्किल्स। उसके बाद आप एक लैब असिस्टेंट के तौर पर कैसे पूरे लैब को मैनेज करते हैं, ये वाली जो चीज़ें होती है वो भी इन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स में सिखाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड एज अ लैब असिस्टेंट, कौन कौन सी स्किल्स है जो आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है, तो वो देखेंगे। सबसे पहला है हमारा वेनिपंक्चर। इसका मतलब ये होता है जैसे कि हमें अगर कोई ब्लड टेस्ट करना है और हम किसी हॉस्पिटल में गए जहाँ पर हमें अपना ब्लड टेस्ट करवाना है, तो आपने देखा होगा कुछ लैब असिस्टेंट होते हैं, वो निडल लेकर आते हैं, उसके बाद आपकी वेन से क्या करते हैं, ब्लड को निकालते हैं, ठीक है, और उसके बाद उसको टेस्टिंग वगैरह के लिए भेजते हैं। तो ये वाले जो काम होते हैं वो होते हैं इस वेन्यू पंक्चर में, ठीक है। अटेंशन टू डिटेल्स,
जो भी काम हो रहा है, जो भी लैब में काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, वो सारी जो चीज़ें होती हैं वो भी उसके ऊपर भी एक अटेंशन होना चाहिए। इसीलिए जो अटेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको सारी डिटेल्स के ऊपर अटेंशन देना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका है डेक्स्टेरिटी, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आप सैंपल्स को कैसे हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि जो लैब्स होती हैं उसमें एक्सपेंसिव मेडिसिन्स होती हैं, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे सैंपल्स होते हैं जो बाहर से आए हुए होते हैं टेस्ट करने के लिए। तो आपकी हैंडलिंग कैपेसिटी, आपकी हैंडलिंग स्किल्स कैसी हैं, ठीक है, ये इसमें आता है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, आजकल हर चीज़ का टेस्ट करने के लिए अलग अलग से क्या बन चुके हैं, इंस्ट्रूमेंट बन चुके हैं जिसके अंदर टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये वाली जो टेक्नोलॉजीज है, इसका भी एक लैब असिस्टेंट को कोर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका फिजिकल इंड्योरेंस, ठीक है। फिजिकल इंड्योरेंस में क्या है, क्योंकि आप लैब असिस्टेंट हैं, आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम उनको दिन भर खड़े रहना पड़ता है, बहुत सारे पेशेंट्स के जो बेसिक काम है वो देखने पड़ते हैं, उनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो उनका फिजिकल इंड्योरेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, ताकि वो डे नाइट जब भी वर्क करें तो वो आसानी से अपना काम कर सकें, ठीक है। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए, सैम्पल टेस्टिंग के लिए टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि कोई भी चीज़ ओवरलैप ना करे और जो लैब असिस्टेंट है वो हर एक चीज़ को पर्टिकुलर टाइम दे सके, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है आपका एनालिटिकल स्किल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी जो एनालाइजिंग स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए। आपको अगर कोई चीज़ आइडेंटिफाई करनी है, किसी भी चीज़ के बारे में डेटा इकट्ठा करना है, कोई भी जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उसके बारे में स्टडी करनी है, तो आपको एनालाइज करना आना चाहिए। उसके बाद क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हर फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही वो एज अ लैब असिस्टेंट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपके जो टीममेट्स होते हैं, आपको उनके साथ वर्क करना होता है, अपने डिपार्टमेंट के साथ वर्क करना होता है, कलीग्स के साथ बातें करनी होती हैं, तो हर एक चीज़ को प्रोफेशनली अच्छे से रखना पड़ता है। तो ये वाली जो चीज़ें हैं वो भी एज अ लैब असिस्टेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। आई होप यू गेट इट। उसके बाद हम चलेंगे लैब असिस्टेंट की कुछ ड्यूटीज़ के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारे पास प्रिपेयरिंग स्पेसिमेंस एंड इक्विपमेंट। अब जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर लैब है, वहाँ पे कोई भी एक एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, ठीक है। तो आपको स्टूडेंट्स और टीचर्स या फिर कोई भी अदर फैकल्टी हैं, उनके आने से पहले जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको रेडी करना पड़ेगा, स्पेसिमेंट्स को रेडी करना पड़ेगा, स्लाइड्स को रेडी करना पड़ेगा, हर चीज़ को नीट एंड क्लीन रखना पड़ेगा। तो ये वाली जो चीज़ें होती हैं वो आ जाता है प्रिपेयरिंग स्पेसिमेंट्स एंड इक्विपमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये वाली चीज़ तो हो गई। उसके बाद क्या आएगा, आपको एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाना है एज अ लैब असिस्टेंट। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स या फिर सैम्पल टेस्ट होते हैं जो लैब असिस्टेंट को क्या कराने होते हैं, कंडक्ट कराने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा एनालाइजिंग टेस्ट रिजल्ट्स। अब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट हो गया, उसके बाद उसका क्या रिजल्ट आया, कैसे आया, कितने टाइम तक हमें रुकना है, ये वाली जितनी भी चीज़ें वो भी कौन देखेगा, लैब असिस्टेंट। अब एक्सपेरिमेंट हो गया, रिजल्ट आ चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। उसके बाद क्या होगा, क्लीनिंग लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स। लेबोरेटरी में जितने भी इक्विपमेंट्स होंगे, जैसे कि माइक्रोस्कोप हो गया या और भी जो दूसरे इक्विपमेंट्स हो गए, उन सब चीज़ों को क्लीन करने की जो ड्यूटी होती है वो भी किसकी होती है, लैब असिस्टेंट की होती है। मेंटेनिंग इक्विपमेंट, जो भी चीज़ें जहाँ से निकाली गई थी उसको वहीं पर वापस रखना, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना, कोई स्लाइड तो मिसिंग नहीं है, कोई और स्पेसिमेन तो मिसिंग नहीं है, कोई केमिकल तो मिसिंग नहीं है। ये वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब का रिकॉर्ड भी कौन रखता है, लैब असिस्टेंट, कीपिंग रिकॉर्ड्स, ठीक है। ये भी आ जाएगा उसी के अंदर। तो ये वाली जो कुछ मेन ड्यूटीज़ होती हैं ये होती हैं लैब असिस्टेंट की। गॉट इट। आगे चलते हैं। अब कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ऐसी कौन कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ पे जो लैब असिस्टेंट होते हैं उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, वो देखेंगे। तो हेल्थ केयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा सेक्टर है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमेशा लैब असिस्टेंट की ज़रूरत होती है। क्योंकि जैसे कि हेल्थ केयर है और कोई नया हॉस्पिटल खुला हुआ है तो वहाँ पर लैब असिस्टेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है, क्योंकि वो कोर से काम करते हैं, ठीक है। मोर हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स आर क्रिएटेड, ऑब्वियसली बात है, द नंबर ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटी इंक्रीजेस एज वेल। उसके बाद है अपना
इनको प्राइवेट हेल्थ केयर्स और रिसर्च सेक्टर्स में भी काम होता है, और कुछ ऐसी गवर्नमेंट जो लैब्स होती हैं वहाँ पे भी लैब असिस्टेंट का काम होता है, तो वहाँ पे भी इनके लिए अच्छी वर्क अपॉर्चुनिटी होती है। अब हम देखेंगे कि लैब असिस्टेंट जो होते हैं उनका वर्क एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, तो पहला है हमारा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड स्पेशलिटी क्लिनिक्स, डॉक्टर ऑफिसेस में वो उनका जो वर्क इन्वायरमेंट है वो वहाँ का हो सकता है। डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज़ का हो सकता है, मेडिकल लेबोरेटरीज़ का हो सकता है, रिसर्च लेबोरेटरीज़ का हो सकता है। उसके अलावा जो लैब असिस्टेंट्स होते हैं वो कॉलेजेस में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, ठीक है, स्कूल्स में होते हैं, आउट पेशेंट केयर सेंटर्स में भी जो होते हैं लैब असिस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, उनका जो वर्क होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा समझ लीजिए सीरियस वर्क होता है, जिसमें वो बहुत सारे केमिकल्स और ऐसे मेडिकल सैम्पल्स को फेस करते हैं, जिनके लिए ग्लव्स और मास्क वगैरह भी उनको प्रोवाइडेड होते हैं उनकी वर्क स्पेस में। ठीक है, तो ये उनके कुछ वर्क एनवायरनमेंट थे। अब चलते हैं हम, हाउ मच मनी अ लैब असिस्टेंट पेड, एक लैब असिस्टेंट को कितने पैसे मिलते हैं। सी, जो मनी का जो भी रेंज है वो वैरी कर सकता है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, कौन से स्कूल में काम कर रहे हैं, कॉलेज में काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड हो सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आपकी जो सैलरी है वो बढ़ सकती है। ठीक है, तो जो लैब असिस्टेंट हैं उनकी जो सैलरी होती है वो वेरी करती है कि आप कौन से सिटी में हैं, कौन से स्टेट में हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर भी वेरी करती है। ठीक है, तो द एवरेज सैलरी ऑफ अ लेबोरेटरी असिस्टेंट इज़ 15,725 पर मंथ इन इंडिया। पर ऐसा नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा सैलरीज होती हैं, कहीं कहीं प्लेसेस है जहाँ पर कम सैलरीज भी होती हैं। तो इसके बारे में ऐसे कुछ एक्यूरेट कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए हो और इसका पार्ट 2 ये पार्ट 2 है, इसका पार्ट 3 चाहिए हो तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। उसके अलावा आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।